नमस्ते। कभी सोचा है, आज से हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग बीमारियों का इलाज कैसे करते होंगे? अच्छा, आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलने वाले हैं, चरक संहिता की दुनिया में। ये दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल टेक्स्ट में से एक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके पन्नों में क्या रहस्य छिपे हैं। तो ये जो किताब है ना, चरक संहिता, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, जिसे हम सब आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, उसकी बिल्कुल बुनियाद है। मतलब हजारों सालों से हेल्थ और हीलिंग को समझने के लिए लोग इसी का सहारा लेते आए हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियों और मान्यताओं का एक कलेक्शन है, या फिर इसके अंदर सच में कोई गहरा साइंटिफिक ज्ञान भी छुपा है? मतलब विज्ञान है या जादू? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। चरक संहिता के हिसाब से ये जो मेडिकल नॉलेज है, ये इंसानों की बनाई हुई है ही नहीं, बल्कि ये तो देवताओं से मिली है। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये ज्ञान कैसे हम तक पहुंचा, इसकी एक पूरी चेन है। शुरुआत होती है सीधा ब्रह्मा से, फिर ये ज्ञान प्रजापति तक जाता है, वहां से देवताओं के राजा इंद्र के पास, और फिर जाकर महान ऋषियों के जरिए ये हम इंसानों तक पहुंचता है। तो जरा सोचिए, इस ज्ञान का सोर्स क्या है? ये सीधे यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा से आ रहा है। और बात भी सही है, जिसे पूरे ब्रह्मांड की समझ हो, जाहिर है जीवन का रहस्य भी उसी के पास होगा। और देखिए, ये ज्ञान ब्रह्मा से डायरेक्ट इंसानों तक नहीं आया। ये पहले देवताओं की एक पूरी सीरीज से गुजरा और आखिर में पहुंचा इंद्र के पास, जिन्हें देवताओं का डॉक्टर माना जाता था। इससे एक बात साफ होती है, उस जमाने में हीलिंग को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र जिम्मेदारी समझा जाता था। और फिर आखिर में, जैसा कि इस कमाल की तस्वीर में दिख रहा है, महान ऋषियों ने इस डिवाइन नॉलेज को सुना और इसे हमेशा हमेशा के लिए चरक संहिता में लिख दिया, ताकि ये इंसानों के काम आ सके। अच्छा, अब कहानी का एक दूसरा पहलू देखते हैं, और ये सच कहूं तो थोड़ा डरावना है। इस ग्रंथ में बीमारियों को सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक बुरी, एक शैतानी ताकत के रूप में देखा गया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज्वर शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्वर का मतलब सिर्फ फीवर या बुखार नहीं है। ये एक राक्षस है, एक जीती जागती शक्ति जो शरीर पर हमला कर रही है। और ये रहा उस राक्षस का चेहरा, ज्वर। जरा देखिए, 3 सिर, कई हाथ और गले में खोपड़ियों की माला। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये उस भयानक दर्द और बेचैनी को दिखाता है जो किसी को तेज बुखार में महसूस होती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस किताब में अलग अलग तरह के बुखार के लिए अलग अलग राक्षस बताए गए हैं। जैसे ये शिरज्वर, जो सिर में होने वाले तेज बुखार, मतलब हेड फीवर का राक्षस है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? मतलब इसका पॉइंट क्या है? देखिए, बीमारी को एक चेहरा देकर, उसे एक राक्षस के रूप में दिखाकर, पुराने डॉक्टर्स को उस अनदेखी ताकत को समझने और उससे लड़ने का एक तरीका मिल गया। ये साइकोलॉजी का एक जबरदस्त इस्तेमाल था, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। किसी राक्षस से लड़ने के लिए सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं होता। उसके लिए आपको युद्ध का मैदान, यानी कि हमारा शरीर, उसे अंदर बाहर से जानना पड़ता है। और यहीं पर चरक संहिता हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि जहां एक तरफ राक्षसों की कहानियां हैं, वहीं ठीक उसके बगल में हमें मिलता है शरीर की बनावट का, यानी एनाटॉमी का एकदम डिटेल्ड और सटीक विज्ञान। बस एक नज़र इस पर डालिए, एक तरफ बीमारी के राक्षस और दूसरी तरफ हमारे स्केलेटन और नर्वस सिस्टम के इतने सटीक चार्ट्स। मतलब ये कल्पना और विज्ञान का ऐसा मिक्सचर है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ हड्डियों की बात नहीं थी। जरा दिमाग की बनावट और हाथों पैरों में फैली नसों के इन डायग्राम्स को देखिए। ये दिखाता है कि उस जमाने में शरीर की समझ कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी। और ये तो सच में कमाल है। इंसान की आंख का एक क्रॉस सेक्शन, जिसमें हर एक लेयर को बाकायदा लेबल किया गया है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, बल्कि बहुत गहरी स्टडी थी। और ये तस्वीर तो पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। ये दिखाती है कि चरक संहिता शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखती थी, बल्कि एक पूरे कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखती थी। हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी, पेट के अंग, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो ठीक है, हमने देवताओं से मिले ज्ञान को देखा,
राक्षसों जैसी बीमारियों को समझा और शरीर के सटीक विज्ञान को भी देखा। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो असल बात यह है कि चरक संहिता के लिए ये सारी चीजें आपस में टकराती नहीं थीं। उनके लिए ज्ञान भले ही देवताओं से मिला हो, लेकिन उसे समझने के लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है। बीमारी भले ही एक राक्षस जैसी लगे, लेकिन उसे लड़ने के लिए शरीर का नक्शा जानना जरूरी है। सब कुछ एक साथ चलता था। अगर एक लाइन में कहें तो ये हीलिंग का एक ऐसा सिस्टम था जहां आत्मा, कल्पना और शरीर का विज्ञान, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी की ये जो तस्वीर है, वो इसी सोच का सबसे बड़ा सिंबल है। एक तरफ गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी तरफ इलाज करने की प्रैक्टिकल कला। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हम अक्सर शरीर और मन को अलग-अलग करके देखते हैं, ये प्राचीन ज्ञान हमें सेहत और इलाज के बारे में क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है ना?